क्या देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? क्या अब सरकारों के हाथ से मामला निकल चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कबूला कि उनके यहां अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है। इसीलिए कोरोना से जनता को बचाने के लिए अगले 15 दिन जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग बिना काम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी महाराष्ट्र तकरीबन 1 साल पहले जैसे हालात में पहुंच जाएगा, जिसके बाद दस्तक देकर सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि कोरोना के खिलाफ सरकारों ने पिछले 1 साल में क्या कोई तैयारी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। पिछले साल जनवरी में कोरोना का पहला केस सामने आया था। तब से अब तक सभी ने कोरोना से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सरकारों ने क्या किया? आज पहली दस्तक देकर हम सभी सरकारों से पूछेंगे कि वो कब तक कोरोना के नाम पर जनता पर पाबंदियां लादते रहेंगे। आखिर वो कब तक कोरोना के भरोसे रहेंगे? दूसरी दस्तक आज आपको जनता से हो रहे भेदभाव के खिलाफ देनी है और पूछना है कि अगर मास्क नहीं पहनने पर जनता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो कोरोना के खतरे को बढ़ाने वाली रैलियों को चुनाव में छूट क्यों है? लेकिन पहले बात उस सरकारी कबूलनामे की जिसने सिस्टम की पोल खोल दी है। जनता को अच्छे से यह समझा दिया है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए वो किसी सरकार के भरोसे ना बैठे, क्योंकि सरकारें कोरोना का इससे ज्यादा प्रेशर लेने की हालत में नहीं है। जिस महाराष्ट्र में आज पाबंदियां लगाई गई हैं, वहां पिछले 24 घंटे में 60,212 कोरोना के नए केस सामने आए। सिर्फ महाराष्ट्र भर में पिछले 24 घंटे में 281 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की तरह आज उत्तर प्रदेश ने भी पूरे देश को चौंका दिया, जो खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य में आज कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। राजधानी लखनऊ में यूपी का कोरोना केंद्र बन चुका है, जहां 5,300 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में हो गए। यूपी के हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन की वकालत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की सरकार से कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ नाइट कर्फ्यू काफी नहीं है, इसलिए जहां जहां हालात खराब हैं, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आइसोलेशन में हैं, क्योंकि उनके निकटतम सहयोगी पिछले 2-3 दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ का रायपुर, जहां के अस्पतालों में लाशों को रखने की जगह नहीं बची। ऐसा क्यों है, उसे अब आपको 38 सेकंड का ये वीडियो समझाएगा, जिसमें प्लास्टिक के बैग में बंद ये शव कोरोना के खिलाफ जंग सरकारों की पोल खोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मॉर्चुरी के बाहर स्ट्रेचर पर रखे ये शव तो शुरुआत भर है, क्योंकि रायपुर के इस अस्पताल में इंसानी लाशों का अंबार है। अस्पताल में घुसते ही स्ट्रेचर पर 4 लाशें हैं, लेकिन जब कैमरा अंदर जाता है तो लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें पूछती हैं कि कहां गई सरकारों की तैयारी? आखिर पिछले 1 साल में सरकारों ने क्या किया? मध्य प्रदेश का जबलपुर यहाँ तो हद ही हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस ने कोरोना संक्रमित अपराधी को एक दूसरे अपराधी जो कोरोना निगेटिव था उसके साथ हथकड़ी पहना दी। इसके बाद 2 पुलिस वालों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित अपराधी को पैदल ही जेल पहुंचा दिया। ये तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या हमारा सिस्टम साल भर कोरोना को लेकर बुनियादी समझ तक विकसित नहीं कर पाया? आखिर सरकारों ने इस 1 साल में क्या किया? क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक माँ सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। हालात ये हो गए कि सिस्टम में छेद ढूंढने वालों या फिर यूं कहें हालात स्वीकार करने वालों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता।
एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। इतिहासकार योगेश प्रवीण की इसलिए मौत हो गई क्योंकि 2 घंटे तक उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने तमाम कोशिश की, बावजूद उसके उन तक नहीं पहुंची सेवा सहायता, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। योगेश प्रवीण लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा किताबें इतिहास पर और भारतीय संस्कृति पर लिखी हैं। खासतौर पर लखनऊ नामा और दूसरी किताबें उनकी बहुत चर्चित रहीं, जिसमें लखनऊ के कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लोगों के विचारों को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके बाद वहां अस्पताल से लेकर शमशान तक जनता शिकायतें कर रही है, जिसे लेकर ब्रिजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी कि वर्तमान कोविड-19 जनित परिस्थितियों में जबकि हर दिन 4 से 5 हजार कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों में कोविड की जांच बंद करा दी गई है और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच में कई दिनों का समय लग रहा है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 किट उपलब्ध हो पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 12 तारीख यानी सोमवार को मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, जबकि 4 दिन पहले वो जनता को सभी संसाधन होने का आश्वासन दे रहे थे। मतलब सिर्फ 4 दिन में ही उनके सुर बदल गए। जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड्स इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। मंत्री जी ने दावा तब किया जब सूबे में कोरोना के 24 घंटे में 8,490 नए केस मिल रहे थे, जो 9 अप्रैल को 9,695, 10 अप्रैल को 12,787, 11 अप्रैल को 15,353 और आज पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 5300 कोरोना के मरीज मिले। तो आंकड़ों ने मंत्री जी को हकीकत के दर्शन करवा दिए और शायद उन्होंने अपना डर चिट्ठी के जरिए जारी किया। अस्पतालों और सड़कों पर ही बुरे हाल नहीं है, बल्कि शमशान गृह और जो शवदाह हैं वहाँ भी हालात खराब हो रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस के भीतर अपनी बारी का, लाशों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। और जो सामान्य पेशेंट हैं जिनकी मौत हुई है गंभीर बीमारियों के चलते, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर की वजह से जिनकी मौत हुई, इससे चंद कदमों की दूरी पर वो शवदाह गृह भी है जहां पर सामान्य पेशेंट लाए जाते हैं, लेकिन वहां भी हालात ऐसे हैं कि लगातार लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पे लाश की लाइन लगी हुई है। लखनऊ में हालात खराब न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज वायरस उनके करीब तक पहुंच गया और सीएम कार्यालय का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी। मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी काम वर्चुअली कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, जो गांव तक कोरोना के खतरे को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के दावों की कोरोना परीक्षा लेने वाला है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चुनाव आयोग 4 दिन पहले कहता है, हमारे नोटिस में आया है कि बड़े बड़े नेता और स्टार कैंपेनर चुनावी राज्य में बिना मास्क लगाए रैलियां करने, तो हम यानी चुनाव आयोग कार्रवाई करेंगे। 4 दिन बाद भी एक भी नेता की, एक भी पार्टी की, एक भी रैली चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर होती नहीं दिखी, और ना ही दिखा चुनाव आयोग का किसी नेता, किसी पार्टी, किसी रैली, किसी रोड शो के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस भी। तो क्या सारे नियम, कायदे, कानून की किताब जनता को पढ़ाने के लिए छापी जाती है? हमारे नेता क्या कार्रवाइयों से बचने का च्यवनप्राश खाकर आते हैं? इसलिए जरूरी है दस्तक, ताकि कार्रवाई हो तो सब पर हो, कोरोना से बचाने। लेकिन सवाल तो ये कि जो चुनाव आयोग कहता है कि नामांकन भरने नेताजी के साथ 2 लोग ही आएंगे, उसी चुनाव आयोग की चुनावी रैली में संक्रमण फैलाती हजारों की भीड़ पर खिड़की क्यों बन जाती है? पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव अभी बाकी है, लेकिन अदालत से फटकार खाने के 4 दिन के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों की आंखों पर
मानो पट्टी एक नोटिस किसी नेता किसी पार्टी को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही। जबकि नियम कहता है कि रोड शो की गाड़ी हो या रैली का मंच, हर नेता के चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। नियम कहता है कि जिला चुनाव अधिकारी रैली की जगह पर पहले से सोशल डिस्टेंसिंग वाला गोला बनाकर रखेगा। नियम कहता है कि डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी समेत 5 लोगों से ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन इतने नियमों को तोड़ने वाले किसी नेता, किसी दल, किसी प्रत्याशी पर कार्रवाई की कलम चलाने में चुनाव आयोग की स्याही सूख जाती है। दस्तक देकर इसीलिए पूछना जरूरी होता है कि भड़काऊ भाषण देने पर 1 दिन का प्रचार रोकने का फैसला लेने वाला चुनाव आयोग कोरोना भड़काती रैली रोड शो करने वालों को 1 दिन घर बैठाने का काम क्यों नहीं करता? कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें। लॉकडाउन लागू है। चलो हम तुम्हें दवाई दिखा देंगे बेटा, सारी दवाई अभी देखते हैं। इसको जेल भेज दो, ऐसा जेल में 2 घंटे के लिए। चलो हो गया, पूरा पापा आएंगे तुम आने के लिए बना उसको जेल बना भेजो जेल में। बेटे बच्चा भी सब लोग सड़कों पे घूमेंगे इस तरह से, हीरो बन के सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है तुमको? पूरे शहर में कोरोना फैला पड़ा है, तुम यहाँ घूमते फिर रहो। लेकिन नियम तो भाई जनता के लिए है। तभी तो अगर जनता ने नियम तोड़ा है तो इंदौर में 2 घंटे की जेल वाली सजा डीएम साहब दिलवा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती में घूमते फिर रहे हैं। बस आम आदमी का दिल तब बैठ जाता है जब वो बड़े बड़े प्रदेशों के शमशानों में संक्रमण के चलते अपनी जिंदगी खो चुके लोगों की कतार देखता है। और उसी आम आदमी को गुस्सा आता है उन रैलियों में बिना मास्क, बिना दूरी संक्रमण का खतरा फैलाती भीड़ को देखकर, जिन्हें देखकर भी चुनाव अधिकारियों की आंखों में रतौंधी हुई रहती है। आम आदमी की किस्मत देखी, ये 2 तस्वीर मध्य प्रदेश की। एक में सांची जिले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के इलाके के अस्पताल में कोरोना सैंपल लेने का भारी भरकम काम अस्पताल के ही मालिक, जिनका नाम ही हल्केराम, उन्हें सौंपा गया। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दमोह के चुनाव प्रचार करने में व्यस्त चल रहे हैं। हमारी बहनों के लिए रोजगार मिल सके, मेरे पास आज स्वास्थ्य विभाग का सहारा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने से लेकर उपचुनाव तक करा के, मंत्रिमंडल विस्तार तक करा के सरकार तो चलने लगी, लेकिन 1 साल में इतना विकास भी कर दिया कि सांची के अस्पताल में माली कोरोना का सैंपल लेने लायक बन गया। अब आप यहाँ क्या उम्मीद करिएगा? जहाँ चुनाव कराना ही सबसे बड़ा काम मान लिया गया, जहाँ चुनाव आयोग गाड़ियों से प्रचार कराता कि कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे, वहाँ जनता को चुनाव भरोसे ही मानकर छोड़ दिया गया है। वो ऐसे कि एमपी में 18 अप्रैल को होने वाली राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। और उसी मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल को दमोह में विधानसभा का उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस कहानी के अंत में अब सिर्फ इस बात पर गौर करिएगा कि जहां एम्बुलेंस वक्त पर न मिलने के कारण बड़े बड़े इतिहासकार भी मौत के हाथों इतिहास बन जा रहे हैं, उसी देश में चुनावों के दौरान नेताओं के हेलीकॉप्टर वोट के लिए टैक्सी की तरह उड़ते नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में अब भी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को अभी मतदान होना है और नियम तोड़कर हो रही रैलियों, रोड शो के बीच संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है? उसका जवाब भी जान लीजिए। सोमवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4511 नए मामले आए। पश्चिम बंगाल में 5 अप्रैल से कोरोना के मामले 130% की रफ्तार से बढ़े, जो देश के मुकाबले दोगुनी रफ्तार है। कोरोना से मौत के मामले में पश्चिम बंगाल का देश में 5वां नंबर है। पश्चिम बंगाल की तरह अब बाकी राज्यों का हाल भी जान लीजिए। 26 मार्च को जब केरल में चुनाव का ऐलान हुआ, तब वहां 1825 कोरोना के केस आए थे, जो 13 अप्रैल यानी आज बढ़कर 7515 हो चुके। इसी तरह 26 मार्च को तमिलनाडु में 1971 कोरोना के नए केस मिले थे, जो आज बढ़कर 6711 हो चुके। यानी सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़े। ऐसे में दस्तक देकर यह पूछना जरूरी हो जाता है कि कोरोना के 1 साल में दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा से लेकर ऑनलाइन रिजल्ट और ऑनलाइन डिग्री समारोह तक की तकनीक लोगों ने विकसित कर ली, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी ने कभी जिम्मेदारी के साथ बिना कोरोना का प्रचार प्रसार किए चुनावी प्रचार का नया इजाद करने की नहीं सोची। कोरोना काल की दूसरी लहर में भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान में कोविड प्रोटोकॉल से जलती और दफन लाशों का खौफनाक मंजर सरकारी पन्नों में
रोजाना दर्ज हो रहे आंकड़ों से कई गुना ज्यादा। जहां पहले एक शमशान में रोजाना 5 से 10 लाशें रोज आती थी, अब 35 से 40 लाशें आती हैं। सरकार इन्हें कोरोना संदिग्ध मानती है और विपक्ष कहता है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। देश भर के शमशान की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन भोपाल के शमशान में बढ़ती भीड़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि एमपी सरकार कहती है कि भोपाल में पिछले 4 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, लेकिन इसी दौरान भोपाल के 2 शमशान में ही 187 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होता है। सवाल यह है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। भोपाल के शमशानों में नगर निगम की गाड़ी कोरोना मरीज का शव लेकर पहुंचती है। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी शव से पॉलिथीन हटाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना के बीच भोपाल के शमशान धधकती ये चिताएं किसी को भी डरा सकती हैं, क्योंकि 12 चिताएं जब जल रही हैं, तब एम्बुलेंस में रखे शव अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में। भोपाल के शमशान घाट पे आए तो देखने को मिलता है किस बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है इन दिनों। ये जो इलाका आप देख रहे हैं भोपाल के भदभदा शमशान घाट का, ये अलग से बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है उनके लिए। आप देख सकते हैं पीपीई किट में पहने तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पहुंचे और पीपीई किट में ही शवों को यहाँ लाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे 12 चिताएं जल रही हैं और इन 12 चिताओं के अतिरिक्त अगर आप देखें तो ये जो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, इसके विपरीत अगर आप देखें तो कई शव यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल के तहत लाकर रखे गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होना है। सरकार कहती है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि अकेले भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर ही पिछले 4 दिनों में तकरीबन 33 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर गुरुवार को 36 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 31 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। शुक्रवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 29 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शनिवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 34 कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार हुए। रविवार को 49 अंतिम संस्कार में से 39 कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जी कितने शवों का अंतिम संस्कार हुआ है? देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 4 दिन में 133 कोरोना मृतक देह भदभदा में आ चुकी हैं, जिनका दाह संस्कार यहाँ हुआ है कोविड प्रोटोकॉल से। कोविड से भदभदा शमशान की तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर बीते 4 दिन के आंकड़े भी चौंकाते हैं, जहां 54 कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। 8 अप्रैल को 16 में से 7, 9 अप्रैल को 26 में से 8, 10 अप्रैल को 29 में से 16 और 11 अप्रैल को 44 में से 23 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन्हीं 4 दिन में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ों और शमशान की इन तस्वीरों के इस अंतर से कांग्रेस को पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है, उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूं जिस शमशान में 7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहां 100 से 125 लाशें जल रही है। ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेल्यूर को बता रहा है, शिवराज सिंह जी की 1 साल की तैयारियों को बता रहा है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि संदिग्ध कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने से ये अंतर दिख रहा है। हमने ये भी तय किया है कि जितनी मृत्यु होगी कोरोना प्रोटोकॉल संदिग्ध की भी, कोरोना पॉजिटिव की तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी, संदिग्ध की भी अगर मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही किया जाएगा। और इसलिए जितनी मृत्यु होती है सब ये मानते हैं कि कोरोना से ही मृत्यु होगी। मृत्यु हो रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो मृत्यु सब होती है वो केवल कोरोना के कारण नहीं होती, उसके अन्य कारण भी होते हैं। लेकिन इस समय सब चूंकि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत होता है तो गिनती उसमें हो जाती है। महाराष्ट्र में कल से लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन से कम भी नहीं होगा। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात 8 बजे से पूरे राज्य में पाबंदियों का ऐलान किया है।
उद्धव सरकार ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम का नाम दिया है। कल से लागू हो रही पाबंदियों के तहत अगले 15 दिन तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट को आपात सेवाओं वालों के लिए चलाया जाएगा। दफ्तर बंद रहेंगे। पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे महाराष्ट्र में बुधवार से पूरे राज्य में लॉकडाउन भले ना हो, लेकिन उससे ये कम भी नहीं। उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ है। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। आदिवासियों को 2,000 रुपए की मदद, रिक्शा वालों को 1,500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए देने का फैसला हुआ है। अन्न सुरक्षा जी आपली योजना आहे त्या योजनेअंतर्गत जे सगळे लाभार्थी आहेत, या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे 1 महिना आपण आता मोफत धान्य देणार आहोत पुढच्या 1 महिन्यासाठी। उद्धव ठाकरे ने इन पाबंदियों के साथ ये भी कहा है कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अति आवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलट पाहिजे की जसा एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक के लिए उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उससे कितनी मदद मिलेगी इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पिछले साल जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तब देश एक तरह से थम गया था। महाराष्ट्र ने ब्रेक द चेन मुहिम संपूर्ण लॉकडाउन के मुकाबले थोड़ी सी सहूलियतों और रियायतों वाली रखी। लॉकडाउन में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र के इस ब्रेक द चेन में जरूरी काम नहीं हो तो आने जाने पर रोक है। लॉकडाउन और महाराष्ट्र की पाबंदियों में जरूरी सेवाओं को इजाजत मिली। संपूर्ण लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बंद थी। उद्धव सरकार ने ट्रांसपोर्ट बंद नहीं किया। मुंबई लोकल समेत ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जारी रहेंगी, लेकिन सिर्फ आपात सेवा वालों के लिए। लॉकडाउन में सारे दफ्तर बंद कर दिए गए थे। महाराष्ट्र के इस मिशन ब्रेक द चेन में भी जरूरी सेवाएं छोड़कर सारे दफ्तरों को बंद रखने को कहा गया। महाराष्ट्र सरकार को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सख्त पाबंदियां क्यों लगानी पड़ी, इसको वहां के हालात से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस है, एक्टिव केसेस के मामले में भी और कुल संक्रमण के मामलों में भी। महाराष्ट्र में बनी इन परिस्थितियों से सरकारी व्यवस्था चरमरा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे वहां के हालात बेकाबू हो रहे हैं।
कोरोना से पूरे देश का हाल बिगड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में हालात बद से बदतर हैं। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल हैं। 2500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बचे हैं। वेंटिलेटर बेड सिर्फ 20 बचे हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली हैं। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने मुंबई में 2 कोविड केंद्रों पर 325 नए आईसीयू बेड्स जोड़े हैं। इनमें से एक 150 बेड वाला कोविड सेंटर वर्ली में बनाया गया है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर, वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9,300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आज की स्थिति मुंबई की जाने तो 60 आईसीयू बेड लगभग अवेलेबल है 2,500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स में से, और 20 वेंटिलेटर यानी कि सीरियस पेशेंट्स के लिए जो बेड्स हैं वो अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है, इसके साथ साथ पोदार हॉस्पिटल वर्ली में 200 बेड्स की फैसिलिटी और ऐड किया गया है। ये सेंटर जो है ये सिमिलर टू डोम है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज एसी किया गया है। आप देख रहे हैं कि 70% बेड्स को हमने ऑक्सीजन की सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड एजेंसी डॉक्टर्स की हमने अपॉइंट की हुई है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स और हमारे एमओएच हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ तैनात होंगे, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दे सकते हैं। हालांकि जब पूरे महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हों, तो सिर्फ 2 सेंटर से कितनी मदद मिल सकेगी, इसे समझा जा सकता है। आरोपों के मुताबिक एक दिन पहले ही मुंबई के नाला सुपारा में 15 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो पर तो थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है, व्यवस्थाएं वैसे वैसे चरमरा रही हैं। कोरोना कैसे मुंबई को चपेट में ले चुका है, इसे आंकड़ों के जरिए देखें तो 12 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले दर्ज हुए और 43 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये इस अप्रैल महीने का सबसे गनीमत भरा दिन था। अप्रैल में 12 अप्रैल को छोड़कर हर दिन रोजाना नए केस 8,500 से ज्यादा आए हैं। मुंबई में कुल संक्रमण के मामले 5,27,119 और कुल मौत 12,060 हैं। कोरोना से हालात महाराष्ट्र में कितने बिगड़े हैं, इसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेंटर के कंट्रोल रूम पर आ रही कॉल से भी समझा जा सकता है। वहां रोजाना 900 से ज्यादा मदद की कॉल्स आ रही हैं। 900 कॉल्स मतलब पूरे 24 आवर्स में मिल रहे हैं। जैसे कि उसमें से 600 कॉल्स दिन भर में है, 9 to 9 में सपोजली पकड़ के चलिए, और 300 कॉल्स नाइट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए। तो उसमें से हमने जो बेड को मतलब पेशेंट्स को, प्रॉपर जेन्युइन पेशेंट्स को अलर्ट किए हुए बेड है 225 टू अराउंड समथिंग लाइक दैट। आने वाले दिनों में और ज्यादा कोरोना कहर की आशंका के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में अस्थायी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये महाराष्ट्र का नंदुरबार है, जहां रेलवे के 21 कोच को आइसोलेट वार्ड में तब्दील किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में चुनौती पहले से और ज्यादा बढ़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल है। ब्रेक द चेन मुहिम के ऐलान के पहले ही राज्य बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई थी। इसी के साथ अब सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान को लेकर बहस शुरू हो गई। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं मई में होने वाली, लेकिन अब जोर शोर से यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि बोर्ड परीक्षाओं को अभी न कराया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से जब देश भर में हाहाकार मचा है,
तो क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराए जाने चाहिए? बोर्ड के इम्तिहान जरूरी हैं कि जिंदगी बचाने का इम्तिहान? सीबीएसई ने अभी मई में परीक्षाएं कराने के अपने शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि एग्जाम इन हालातों में नहीं कराए जाने चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो सोमवार को सीबीएसई ने एग्जाम को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन परीक्षाएं टाली जाएं या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। उधर जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने परीक्षाओं को टाल दिया है, तो सीबीएसई के सामने दबाव को इनकार नहीं किया जा सकता। खुद छात्रों के सामने भी अजीब संकट है। पढ़ाई के दबाव के साथ साथ कोरोना काल में परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये सवाल उनके लिए बड़ा हो गया है। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है। क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से। तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पीड़ित होने वालों में 11 साल से 20 साल के करीब 10% लोग हैं। यानी छात्रों के बीच कोरोना होने की आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल युवाओं में कोरोना की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बावजूद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद नहीं कराई जा सकी थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए गए थे। मेरे को लगता है कि 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। कुछ तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि एक पेपर उन्होंने बीच में, जब कुछ पेपर रह गए थे, वहीं पे उन्होंने उसको बंद कर दिया था और जो भी जैसे भी उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। बट इस साल जो हमारे बच्चों का साल, तो भविष्य बिल्कुल उनके हाथ में ही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड ने इस साल जब मई में परीक्षाएं कराने का फैसला किया था, तब कोरोना केस कम होने शुरू हो गए थे, जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक बार फिर नए हालात में सही फैसले की जरूरत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।